we're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Considering military actions. When they say no executions, everyone is talking about a lot of executions were taking place today. We were just told no executions. I hope that's true. That's a big thing. Yes. क्या आपने कभी सोचा है कि तीसरा विश्व युद्ध अगर शुरू हुआ तो वो किसी एक दिन अचानक नहीं फटेगा, बल्कि धीरे धीरे खबरों के बीच पनपने वाला है? क्या आज जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ अलग अलग देशों के झगड़े हैं या फिर एक बड़ी तबाही की भूमिका है? क्या अमेरिका और ईरान की तनातनी सिर्फ बयानबाजी है? अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? डेनमार्क और पोलैंड इस पर क्यों नाराज हैं? इजराइल मिडिल ईस्ट में बार बार हमला क्यों कर रहा है और क्यों करना चाहता है? चीन ताइवान के पीछे क्यों पड़ा है? सिर्फ जमीन के लिए या चिप्स के लिए? और इन सब के बीच भारत चुपचाप रुपयों में व्यापार को क्यों बढ़ा रहा है, डॉलर को गिराने के लिए? आज हम 15 जनवरी तक की पूरी वैश्विक स्थिति को समझेंगे ताकि यह जाना जा सके कि दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका और ईरान की। यह जानना जरूरी है, अमेरिका और ईरान के रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे, लेकिन 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में हालात बेहद खतरनाक हो गए। ईरान ने अपनी एयर स्पेस को लेकर अचानक सख्ती बढ़ा दी, कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रास्ते बदल दिए गए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास सैन्य गतिविधियां तेज हो जाती हैं। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा तेल वाला सप्लाई होता है। अगर यहां जरा से भी सैन्य झड़प होती है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अमेरिका ने अपने कुछ सैन्य ठिकानों के कर्मचारियों को हटाया, जिससे यह साफ हो गया कि वॉशिंगटन किसी बड़े टकराव की आशंका को हल्के में नहीं ले रहा है। वहीं ईरान ने खुली चेतावनी दी कि अगर उस पर हमला हुआ, लगातार हो रहा है, तो जवाब सिर्फ ईरान की सीमा तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान का कहना है कि पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकाने निशाने पर होंगे। इसका मतलब साफ है, अगर युद्ध शुरू हुआ तो वह एक देश बनाम एक देश नहीं होने वाला है। ईरान के आक्रामक रुख के पीछे उसके अंदरूनी हालात भी हैं। देश के भीतर महंगाई, बेरोजगारी, सरकार के खिलाफ गुस्सा और विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। इतिहास गवाह है कि जब किसी देश के अंदर हालात बिगड़ते हैं तो सत्ता अक्सर बाहरी दुश्मन की तरफ ही ध्यान मोड़ती है। ईरान भी इसी रास्ते पर चलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप उसके करेंसी को देख सकते हैं। अब आते हैं ग्रीनलैंड पर। दुनिया यह हैरान है कि अमेरिका को बर्फ से ढका कम आबादी वाला यह इलाका क्यों चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से बेहद अहम जगह है। यह अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है और आर्कटिक क्षेत्र पर नजर रखने के लिए सबसे मजबूत ठिकानों में से एक माना जाता है। यहां से रूस और चीन की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकती है। इसके अलावा हम आपको बता दें, ग्रीनलैंड में ऐसे दुर्लभ खनिज मौजूद हैं जो भविष्य की टेक्नोलॉजी और हथियारों के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। अमेरिका पहले भी ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर चुका है, लेकिन अब मामला सिर्फ खरीद का नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव का भी बन गया। हम आपको बता दें, अमेरिका यह चाहता है कि ग्रीनलैंड पूरी तरीके से उसकी सुरक्षा और प्रभाव क्षेत्र में आ जाए, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने यह साफ शब्दों में कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। उनका कहना है कि सुरक्षा नाटो के जरिए होगी, किसी एक देश के कब्जे से नहीं होगी। आर्टिकल 5 बीच में आ रहा है। यहां से यूरोप के भीतर तनाव शुरू होता है। डेनमार्क ने कहा कि अगर किसी भी तरह से ग्रीनलैंड पर जबरदस्ती की गई तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। डेनमार्क ने वहां अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई और नाटो सहयोगियों को भी शामिल किया है। पोलैंड ने भी अमेरिका से सीधे सवाल किया कि क्या ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयान अमेरिका की आधिकारिक नीति है या फिर जबरन एक नीति। पोलैंड और कई यूरोपीय देशों को डर है कि अगर नाटो के भीतर ही जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया तो पूरा गठबंधन कमजोर हो सकता है। आर्टिकल 5 का भी उल्लंघन हो सकता है। फ्रांस, जर्मनी और कई यूरोपीय देशों ने डेनमार्क के समर्थन में बयान दिए हैं। यह साफ दिखाता है कि आज दुनिया में सिर्फ दुश्मनों के बीच ही नहीं बल्कि दोस्तों के बीच भी भरोसा कमजोर लगातार हो रहा है, खासकर नाटो में। अब मिडिल ईस्ट की बात करें तो इजराइल इस पूरे समीकरण का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। इजराइल खुद को हमेशा चारों तरफ से खतरे में घिरा हुआ मानता है। उसके आसपास ऐसे संगठन और देश हैं जो खुलकर उसके अस्तित्व को चुनौती देते आए हैं। इसी वजह से इजराइल की नीति रही है कि खतरे को पहले ही खत्म कर दिया जाए। हाल के महीनों में हमने देखा कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियानों को और भी ज्यादा तेज किया है। उनका मानना है कि अगर उनके अभी
कार्रवाई नहीं होती है उनके ऊपर तो ईरान समर्थित संगठन भविष्य में और बड़ा खतरा बन सकते हैं। लेकिन इसका नतीजा यह हो रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो गया है। गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, हर जगह तनाव है। अगर ईरान और इजराइल सीधे टकराते हैं तो अमेरिका इसमें खिंच जाएगा और फिर यह संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहेगा। अब बात चीन और ताइवान की करते हैं। दुनिया को यह लगता है कि चीन सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन वापस चाहता है, लेकिन असली वजह जो है वो इससे कई ज्यादा बड़ी है। ताइवान आज दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब है। दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स यहीं पे बनते हैं। मोबाइल फोन से लेकर मिसाइल सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सैटेलाइट तक सब कुछ इन चिप्स पर ही निर्भर करता है जो ताइवान में बनता है। चीन जानता है कि अगर वह तकनीक की इस दौड़ में पीछे रह गया तो आने वाले समय में अमेरिका से मुकाबला करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ताइवान सिर्फ भावनात्मक या फिर राष्ट्रवादी मुद्दा नहीं है, बल्कि तकनीकी और आर्थिक प्रभाव का भी सवाल है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी चुप नहीं बैठने वाले और यही टकराव को वैश्विक बना देता है। इन सबके बीच भारत की भूमिका अलग लेकिन बेहद अहम है। भारत बिना ज्यादा शोर किए अपने व्यापारिक सिस्टम से बड़ा बदलाव लगातार कर रहा है। हम आपको बता दें, भारत अब कई देशों के साथ 70 से 80% तक व्यापार रुपयों में कर रहा है। इसका मतलब है कि भारत डॉलर पर निर्भरता कम कर रहा है। यह कदम दिखाता है कि भारत समझ चुका है कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मुद्रा और आर्थिक दबाव से भी लड़े जाने वाले हैं। तो सवाल यह है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो है वो बढ़ रही है? सच्चाई यह है कि अभी विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यह भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि दुनिया दशकों के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी हुई है। कई मोर्चे खुले हुए हैं, कई शक्तियां आमने सामने हैं और हर जगह थोड़ा सा तनाव मौजूद है। इतिहास हमें यह बताता है कि विश्व युद्ध अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे पनपते हैं। गलत फैसले, गलत फहमियों और अहंकार से जन्म लेते हैं। आज दुनिया उसी नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत कदम पूरी मानवता को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है। देखिए, डी डॉलराइजेशन की हम बात करते हैं क्योंकि भारत, लोग टैरिफ की बात करते हैं कि यूएसए इतना टैरिफ क्यों लगा रहा है। हम बात ये मानते हैं कि इंडिया अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूएसए को इन्वेड करने नहीं देना चाहता, नहीं घुसने देना चाहता। इसका रीजन है, बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन कहीं ना कहीं यूएसए इस बात से डर रहा है कि ये जो पेट्रो डॉलर वाला मामला है, डी डॉलराइजेशन वाला मामला जो है, वो कहीं ना कहीं यूएसए की नीयत को खराब कर सकता है, डॉलर को गिरा सकता है और यही से वर्ल्ड टेंशन जो है वो क्रिएट हो रहा है। हमने बात की किस तरीके से डेनमार्क हो, वेनेजुएला हो, मेक्सिको हो, यूएसए लगातार धमकी दे रहा है। ठीक उसी तरीके से ईरान में भी आपने देखा 12,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। लगातार वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट किए जा चुके हैं। ठीक उसी तरीके से इजराइल मिडिल ईस्ट पे अटैक करने के लिए कभी भी तैनात है। अगर हम भारत की बात करें तो बांग्लादेश ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, नेपाल में तख्ता पलट हो जाता है, म्यांमार में तख्ता पलट हो जाता है, श्रीलंका में तख्ता पलट हो जाता है। बांग्लादेश में जिस हिसाब से इंटरनल डिस्टर्बेंस लगातार चल रहे हैं, भारत भी घिरा हुआ है, एक साइड पाकिस्तान है, तो कुल मिलाकर के भारत भी घिरा हुआ है। तो जियोपॉलिटिकल लेवल पे अगर आप इसे समझिएगा तो दुनिया एक ऐसे टेंशन में खड़ी है जो कभी भी ट्रिगर हो सकती है और शायद ये ट्रिगर तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा करता है। खैर, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये जानकारी, मेरी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सचिन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।